भारत एक विशाल आकृति वाला देश रहा है। ये मानवीय दृष्टि से ही नहीं बल्कि प्राकृतिक दृष्टि से भी एक विशाल देश है, क्योंकि प्रकृति ने यहाँ पर विभिन्न ऋतुओं में अलग अलग एक ही समय में अलग अलग ऋतुएं यहाँ पर दर्शाई हैं। इस आधार पर प्राकृतिक आधार पर भारत को 5 भागों में बांटा गया है। आइए जाने वो 5 भाग प्राकृतिक आधार पर कौन कौन से हैं, आइए जानें। भारत को भौगोलिक आकृतियों के आधार पर निम्नलिखित 6 वर्गों में बांटा गया है। हिमालय नंबर 1, हिमालय पर्वत का पर्वतीय भाग। नंबर 2, उत्तर का विशाल मैदान। नंबर 3, प्रायद्वीपीय पठार। नंबर 4, भारतीय मरुस्थल। नंबर 5, समुद्र तटीय मैदान। नंबर 6, द्वीप समूह। नंबर 1, उत्तर का पर्वतीय भाग। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय भूगर्भीय रूप से नवीन एवं बनावट की दृष्टि से बलित पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखला पूर्व पश्चिम दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। हिमालय पर्वत विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। यह 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्ताकार का निर्माण करती है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में लगभग 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने संपूर्ण देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्याओं में घाटियाँ पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय कहते हैं। महान हिमालय के भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला सदैव बर्फ से ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। नंबर 2, महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक विषम है, असमान है, जो हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इस तरह की श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों के द्वारा हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के मध्य तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंचाल श्रृंखला सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखलाएँ भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल की कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। नंबर 3, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से
नदियों द्वारा लाए गए असंपीड़ित अवसादों से निर्मित हैं। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के मध्य में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून इस प्रकार हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभक्त किया गया है। इस वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर व्यक्त कर सकते हैं, जैसे सतलज एवं सिंधु के मध्य स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के मध्य स्थित हिमालय के हिस्से को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियों नेपाल हिमालय का और तीस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय की सीमा निर्धारित करती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। दिहांग महाखंडकार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ विस्तृत हो जाती है। इसे पूर्वांचल या पूर्वी घाट पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों अवसादी शैल से बनी होती हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं, अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर में दबाव पड़ने से हुई। टेथिस सागर को हिमालय का गर्भगृह या जन्मस्थल भी कहा जाता है। हिमालय की सर्वोच्च शिखर चोटी माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है। भारत की सर्वोच्च शिखर K2 गार्डविन ऑस्टिन जो काराकोरम पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर। भारत में स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर अवस्थित है। उत्तरी मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से हुआ है। यह जलोढ़ मृदा से निर्मित है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपथ में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है, जिसमें इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। सघन जनसंख्या की बनावट वाला भौगोलिक क्षेत्र है। मृदा आवरण, पर्याप्त जल की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु के कारण कृषि दृष्टि से ये भारत का अत्यधिक अन्नोत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी मैदान को सामान्यतः 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंध और इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास तथा सतलज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर और तीस्ता नदियों के मध्य है। ये उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व में विशेषकर असम में है। भू-आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया है।
नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। इसे बहावर के नाम से जाना जाता है। इस बहावर पट्टी में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएँ में नदियाँ पुनः निकल आती हैं, नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहा जाता है। कभी ये वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका था। उत्तरी मैदान का सर्वाधिक बड़ा हिस्सा पुराने जलोढ़ का बना है। ये भाग नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है। इस भाग को बहावर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनः निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त होते हैं। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब यह असम का एक जिला भी है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो और आब। यहाँ दो का अर्थ है संख्या 2 और आब का अर्थ है पानी। दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश के खीरी जनपद में स्थित संरक्षित वन क्षेत्र है। भारत और नेपाल की सीमाओं से लगे विशाल वन क्षेत्र में फैला है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। ये राष्ट्रीय उद्यान बाघ और बारह सिंहों के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 3, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार लगभग एक मेज की आकृति के समान स्थलाकृति है, जो पुरानी क्रिस्टलीय आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों से निर्मित है। गोलकुंडा भूमि के टूटने और प्रवाह के कारण बना है। यही कारण है कि ये अधिकतम भूभाग का एक हिस्सा है। पठारी भाग में चौड़ी एवं छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ स्थित हैं। प्रायद्वीपीय पठार जो 2 मुख्य भागों में विभक्त है, मध्य उच्च भूमि एवं दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार से अधिकांश भागों पर फैला है, उसे उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला, उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। पश्चिम में ये राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। इस प्रकार से इस क्षेत्र के ढाल को प्रदर्शित करती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा वाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसकी चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला स्थित है, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ियाँ मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी दिशा के विस्तार हैं। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल युक्त है। दक्षिण के पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय तथा कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। एक ध्वंस के द्वारा छोटा नागपुर पठार के से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 श्रृंखलाएँ गारो, खासी एवं जयंतियाँ हैं। दक्षिण पठार से पूर्वी और पश्चिम से क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित हैं, तो पश्चिमी घाट सतत हैं। इन्हें केवल दर्रों द्वारा ही पार किया जा सकता है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के
600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, अनियमित है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों से पूर्वी घाट को काट दिया गया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। ये वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को भिन्न भिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुडी 2695 मीटर, डोडाबेटा 2633 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय एवं जावेड़ी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। प्रायद्वीपीय पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए यहाँ की चट्टानें आग्नेय शैलों से निर्मित हैं। आग्नेय शैलों का कालांतर में अपरदन हुआ, इससे काली मिट्टी का निर्माण हुआ। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। ये अत्यधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दक्षिण दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत हैं। नंबर 4, भारतीय मरुस्थल। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर पर थार का मरुस्थल स्थित है। बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 1500-150 mm से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पतियाँ बहुत कम हैं। वर्षा ऋतु में भी कुछ सरिताएँ दिखाई देती हैं और उसके बाद बालू में ही विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से सरिताएँ समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। बरकान अर्थात अर्धचंद्राकार बालू के टीले का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र में होता है। लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के पास प्रमुखता से पाए जाते हैं। नंबर 5, समुद्र तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकरी तटीय पट्टियों का विस्तार है। ये पश्चिम में अरब सागर के किनारे पूर्व में बंगाल की खाड़ी के साथ फैली हैं। पश्चिमी तट का विस्तार पश्चिमी घाट एवं अरब सागर के मध्य स्थित है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा और समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में कौरवमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित है। प्रकृति का विशिष्ट उपहार इस झील को कहा गया है। द्वीप समूह। भारत में मुख्य रूप से अतिरिक्त सागरों के बीच में जो भारतीय भूभाग है वह द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। भारत के अभिन्न अंग हैं, जो कुल मिलाकर 247 द्वीप के रूप में भारत में ही स्थित हैं। भारतीय द्वीप समूह को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, अरब सागरीय द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के अंतर्गत 43 द्वीप आते हैं। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। इस द्वीप समूह का मुख्य स्थल केरल तट के पश्चिम में स्थित है। इन द्वीपों की आकृति अर्धचंद्राकार है। इस द्वीप समूह को पहले लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इस द्वीप समूह का नाम लक्षद्वीप रखा गया। लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति के द्वारा निर्मित द्वीप है। मिनिकॉय इस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी एवं प्रशासनिक मुख्यालय कवरत्ती है। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पिटली द्वीप में
एक प्रमुख पक्षी अभयारण्य भी है, किंतु यहाँ मनुष्य का निवास नहीं है। बंगाल की खाड़ी में स्थित भारतीय द्वीप समूह को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। इसके द्वीपों की संख्या 204 है। इसका क्षेत्रफल 590 किलोमीटर की लंबाई तथा अधिकतम 550 किलोमीटर की चौड़ाई में अर्धचंद्राकार रूप में फैला है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैंडल चोटी है एवं दूसरी सर्वोच्च चोटी माउंट थुलियर है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर द्वीपीय श्रृंखला के रूप में है। ये मुख्यतः 2 भागों में विभाजित है। उसे अंडमान और दक्षिण में निकोबार कहा जाता है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ये द्वीप समूह देश की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विषुववृत्त के समीप और घने जंगलों में अनाच्छादित इन द्वीपों को जैविक और वानस्पतिक विविधता भी पाई जाती है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।